और बुलेटिन की शुरुआत ओमिक्रॉन से देश में बढ़ते आंकड़ों के साथ करेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन के कुल मामले 220 तक पहुंच गए हैं। ओमिक्रॉन का संक्रमण नए राज्यों को अपनी चपेट में लेने लगा है। जम्मू कश्मीर, ओडिशा में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। कल यहां ओमिक्रॉन से मरीजों की पुष्टि हुई। ओमिक्रॉन के कहां कितने केस हैं, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 65 मामले, इसके बाद 54 मामले दिल्ली में, तेलंगाना में 24 मरीज हैं, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में ओमिक्रॉन के 15 मामले, गुजरात में 14 मरीज हैं, जम्मू कश्मीर में कल 3 मरीज सामने आए हैं, यूपी का आंकड़ा 2 पर स्थिर है, ओडिशा में कल पहली बार ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज सामने आए, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में एक एक मरीज है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ओमिक्रॉन से कोरोना की तीसरी लहर आएगी। आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद के 2 वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी में तीसरी लहर आने की आशंका है। तब रोजाना 1.5 लाख से 1,80,000 केस आ सकते हैं। हालांकि अनुमान के मुताबिक राहत की बात यह है कि मरीजों के अस्पताल जाने की नौबत कम होगी और पीक के बाद केसेस में तेजी आएगी। उधर अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुमान के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में वीकली केसेस और मौत की आंकड़ों में रफ्तार आ सकती है। यूके को लेकर वहां की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का अनुमान सामने आया है। यूके में जनवरी के पहले हफ्ते में अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। मौत के आंकड़ों में भी इजाफे का अनुमान है। तो साफ है कि दूसरी लहर के बीच जाने के बाद जो सुकून मिला था वो एक बार फिर से छिनने लगा है। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पहली बार ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की चिट्ठी में साफ कहा गया है कि संक्रमण को फैलने से रोकें और जरूरत पड़े तो पाबंदियां फिर से लगाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना का कहर थम चुका है, लिहाजा क्रिसमस और नए साल पर कहीं घूम फिर लिया जाए, पार्टी कर ली जाए, तो ये खबर आपके लिए है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की देश में एंट्री को लेकर भी अगर आप फिक्रमंद नहीं है और सैर सपाटे का प्लान बना चुके हैं, तो ये खबर देखकर अपनी प्लानिंग पर एक बार जरूर गौर कीजिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर पहली बार भारत सरकार ने अपना रुख साफ किया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि ओमिक्रॉन देश में तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि ओमिक्रॉन के फैलाव के साथ डेल्टा भी अभी तक देश में मौजूद है। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तरह तरह के दावे और बातें की जा रही थी। दुनिया भर के देशों के अलग अलग संस्थान अपनी शुरुआती रिसर्च के आधार पर अलग अलग दावे कर रहे थे। इससे भ्रम की स्थिति भी बन रही थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दुनिया भर से मिले आंकड़ों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं, इन्हें देश के सामने रखा है। दरअसल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को लेकर स्थिति साफ की गई है। साथ ही इसके फैलाव को काबू करने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसका लबुलुआब ये है। केंद्र ने राज्य सरकारों को कहा है कि वो अपने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और वॉर रूम फिर से सक्रिय कर दें। पार्टी, शादी और अंतिम संस्कार जैसे सामूहिक मामलों में लोगों की संख्या सीमित करें। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाएं, टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाएं, अस्पतालों में सुविधा बढ़ाएं, संक्रमण को स्थानीय स्तर पर ही रोकने की कोशिश करें। केंद्र सरकार की चिट्ठी सीधे तौर पर चेतावनी उन लोगों के लिए है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में ले रहे हैं और कोरोना से जुड़े नियम कायदे भूलने लगे हैं। चेतावनी ये कि कोरोना की तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है, तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो कुछ परसेंटेज उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशंस, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पे फुली प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आपसे बहुत दूर है, इससे डरने वाली क्या बात है, तो जरा इसकी रफ्तार देखिए। 3 दिसंबर को देश की पहली ओमिक्रॉन मरीज का पता चला। 17 दिसंबर को मरीजों की संख्या 100 पहुंच गई और कल यानी 21 दिसंबर को मरीजों की संख्या 200 को पार कर गई, यानी सीधे 4 दिन में दोगुनी।
वायरस अगर ऐसे ही रफ्तार से बढ़ता रहा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके पास कब पहुंच गया। The problem with this new Omicron problem is that its infectivity is much more. Maybe sometime maybe people say maybe 50 times more, 50 to 70 times more infective. Number of cases may be much more than what we had been even so far thinking even. एक एक करके अब तक देश के 14 राज्य ओमिक्रॉन वेरिएंट की जद में आ चुके हैं और मरीजों का आंकड़ा 220 तक पहुंच गया है। मंगलवार को उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान हुई। जम्मू कश्मीर में 3 और उड़ीसा में 2 मरीज मिले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 65 मरीज हैं। दिल्ली में 54, तेलंगाना में 23, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15 और गुजरात में 14 ओमिक्रॉन मरीज हैं। Already this guideline has been issued regarding the surveillance. This one thing is now very clear that the transmission rate is very high. The virus doubling time is around 1.5 to 3 days. So it is doubling very fast. Case doubling time. देश में त्योहारों का मौसम पहले से ही चालू है। अब चारों तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न की तैयारी है। गोवा और पहाड़ी राज्यों में जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ जुड़ रही है। पार्टियों और भीड़भाड़ के माहौल में ओमिक्रॉन बेहद तेजी से फैल सकता है। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सबसे पहले एक्शन लिया है। कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह में 1 जनवरी तक प्रतिबंध कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, बार और क्लब डीजे पार्टियां नहीं होंगी और ये सभी सिर्फ आधी क्षमता के साथ चलेंगे। यहाँ तक कि अपार्टमेंट सोसाइटी में भी डीजे और डांस बैन कर दिया गया है। और ओमिक्रॉन की दहशत के बीच दुनिया भर में लोगों के जश्न मनाने का जोश थोड़ा फीका पड़ सकता है। देश विदेश हर जगह क्रिसमस और नए साल की पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ओमिक्रॉन पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसी साल मार्च अप्रैल में ये मंजर था। और अब 8 महीने बाद ये मंजर है। दोनों ही तस्वीरों में भीड़ भाड़ है, लेकिन पहली तस्वीर में सांस के लिए सिलेंडर और अस्पताल में बेड तलाशते लोगों की भीड़ है और दूसरी तस्वीर में मौज मस्ती के ठिकाने और बहाने तलाशते लोगों की भीड़ है। 8 महीने पहले दुनिया की तस्वीर एकदम से बदल गई थी, लेकिन आज फिर वही पुरानी तस्वीर दिखाई देने लगी है। इन 2 तस्वीरों के बीच फर्क विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया को अच्छी तरह समझा रहा है। All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. मुश्किल यह है कि लोग उस दौर को न याद करना चाहते हैं और न उसे सबक लेना। ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। क्रिसमस और नए साल के जश्न में डूबकर मानो पूरी दुनिया कोरोना के भयानक दौर को भूलना चाहती है। इंग्लैंड और अमेरिका में भी यही आलम है, जबकि इन देशों में कोरोना की तीसरी चौथी लहर पूरे चरम पर है। अमेरिका में कोरोना के मामले 73% केस ओमिक्रॉन के हैं। ब्रिटेन में कोरोना के रोजाना मरीज 90,000 से ज्यादा हैं। ब्रिटेन में भी अमेरिका की तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट हावी है। ब्रिटेन की महारानी ने क्रिसमस समारोह रद्द कर दिया है। There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant. And it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 could be infected or re-infected. इधर भारत में भी ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या कम हो, लेकिन खतरे के प्रति लापरवाही का वही आलम है। पर्यटक स्थलों पर भीड़ भाड़ है, बाजारों में मेला उमड़ा है। एंजॉय करें या मास्क डालें? बोलो। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था इस चीज के बारे में। तो हम तो मास्क ऑलरेडी हमारी पॉकेट में भी है, हमने यहाँ पे आके एंजॉय करना था इसलिए हमने उतारा है। जरूरी इस टाइम पे तो हमें लग नहीं रहा जरूरी है, क्योंकि हर एक जना ऐसे ही घूम रहा है। तो सरकार के ढकोसले हैं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं चल रहा है जी। ये चीज तो इधर तो हमको किसी के चेहरे पे दिखा नहीं, इसलिए हमने नहीं पहना ना। हम लोग लाए सब लोग जेब में रख के। एक्सपर्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं। अब तो सरकार की ओर से भी औपचारिक अलर्ट आ गया है कि ओमिक्रॉन बड़े खतरे की घंटी है। अब ये हमें खुद तय करना है कि हम आने वाले दिनों में कैसी तस्वीर देखना चाहते हैं, मार्च अप्रैल वाली या कुछ और। आज तक ब्यूरो।
तो ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, लेकिन दुनिया की सेहत का ध्यान रखने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO कोविड काल की तरह फिर से कंफ्यूज है। WHO ने 27 नवंबर को ओमिक्रॉन के वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला था, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी इस नए वेरिएंट को लेकर WHO के बयानों में काफी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। Today, we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला और 27 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद से WHO की तरफ से सिर्फ वेरिएंट ऑफ कंफ्यूजन ही सामने आ रहे हैं। WHO का पहला कंफ्यूजन बूस्टर डोज को लेकर है। दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में बूस्टर डोज दी जा रही है, फिर भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ओमिक्रॉन ने आफत मचा दी है। इसके बावजूद WHO बूस्टर डोज की सलाह दे रहा है, जबकि WHO के चीफ टेड्रोस बूस्टर डोज को अमीर देशों का स्कैम बता चुके थे। Every day, there are 6 times more boosters administered globally than primary doses in low-income countries. This is a scandal that must stop now. It's clear that as we move forward, boosters could play an important role, especially for those at highest risk of severe disease and death. WHO का दूसरा कंफ्यूजन ओमिक्रॉन संक्रमण की स्पीड को लेकर है। इसे बताने के लिए तरह तरह की रिसर्च एक तरफ और आंखों देखी रिपोर्ट एक तरफ। ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैल सकता है और फैल रहा है, इसके लिए किसी रिसर्च पेपर को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में नए कोरोना केस में हर 4 में से 3 केस ओमिक्रॉन के हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका में 6,50,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस मिले हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की अब तक 37,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े और माननीय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस बात पर भी कंफ्यूजन है कि आखिर ओमिक्रॉन ने अब तक कितने देशों में एंट्री कर ली है। The reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. WHO का तीसरा कंफ्यूजन ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर को लेकर है। तमाम स्टडीज में दावा किया जा चुका है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण में मौत का खतरा बेहद कम है, लेकिन ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है इसको लेकर भी अब कोई शक नहीं है। अब तो ओमिक्रॉन के संक्रमण से मौतें भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से अब तक 12 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन से 75,000 मौतें होने की आशंका तक जताई गई है। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत दर्ज हुई है। ओमिक्रॉन के डर से ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत तक आ चुकी है, लेकिन WHO का कंफ्यूजन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेटेस्ट उदाहरण ही देख लीजिए। There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant. And it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 could be infected or reinfected. We should be able to update in a couple of weeks, but it does take a little bit of time to collect the clinical effectiveness data. So we need to be a bit patient, and it would be very dangerous to jump to the conclusion that the vaccines are not working. कोरोना ने पूरी दुनिया को अभूतपूर्व संकट में डाला है, लेकिन इसने WHO की साख को भी बेहद नुकसान पहुंचाया है। फिर चाहे वो कोरोना की उत्पत्ति पर WHO के बदलते बयानों का इतिहास हो या अब ओमिक्रॉन को लेकर उसका कंफ्यूजन। आज तक ब्यूरो। और अब बात बिहार की। बिहार में शराबबंदी का जितना मजाक बना उतना शायद ही किसी और कानून का बना होगा। आज सीएम नीतीश कुमार बिहार की जनता को शराबबंदी के फायदे समझाने वाले हैं, लेकिन कल गोपालगंज में शराब से भरी एक गाड़ी में शराब लूटने के लिए होड़ मच गई। बीच बाजार मची लूट, गाड़ी में शराब के पैकेट,
शराबबंदी वाले बिहार में शराब की लूट। जी हाँ, ठीक सुना आपने, शराबबंदी वाले बिहार में शराब की लूट मची है, वो भी बीच बाजार। 20 सड़क पर खड़ी इस बोलेरो गाड़ी में शराब की खेप लदी है और बाहर चारों ओर से घेरी भीड़ इसी शराब में अपने हिस्से का प्याला तलाश रही है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, जिसे जहां से रास्ता मिल रहा है वहीं से शराब के पैकेट तक अपना हाथ बढ़ाने के लिए जूझ रहा है। किसी के हाथ 2 पैकेट आए, किसी के हाथ 4, तो कोई जाबाज पूरी पेटी ही हथिया कर निकल गया। गाड़ी के अंदर का मंजर भी देख लीजिए, खिड़की, दरवाजे, डिग्गी, हर तरफ से लोग गाड़ी के अंदर घुस पड़ने को बेकरार हैं, क्योंकि अंदर वो खजाना है जो नीतीश कुमार बिहार की जनता से छिपाते हैं। आप भी देखिए उस खजाने की एक झलक जो लूटा जा रहा है। गाड़ी के अंदर बिखरे पड़े इन पैकेटों में शराब है। अंदर कई पेटियां हैं, लेकिन ज्यादातर खाली हो चुकी हैं। ये आखिरी पेटी थी तो चीना झपटी में फट चुकी है और पैकेट खुलकर बिखर गए हैं। इन्हें झपट लेने के लिए जंग का आखिरी दौर जारी है। इस जंग में विजेता आगे मिलने वाली खुशी में अभी से झूम रहे हैं, और जो इस जंग में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए वो इन जुझारुओं को देख देख कर झूम रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि गोपालगंज में एक बोलेरो गाड़ी ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे से भड़के लोगों ने गाड़ी पर पथराव कर दिया। गाड़ी के शीशे टूटने पर अंदर शराब की पेटियां दिखाई दी। गाड़ी में शराब होने का पता चलते ही लूट मच गई। बिहार में शराबबंदी है, खरीदना, बेचना और पीना सब गुनाह है, लेकिन फिर भी इस तरह गाड़ियों में शराब की पेटियां भरकर धड़ल्ले से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो अब भी कहेंगे कि लोग उनकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये कोई ग्रहण करता है, 2 नंबरी काम करता है, तो यही सब नतीजा होता। कितना बुरा चीज है। बल्कि हम तो पूरे तौर पर पूरे राज्य में, और हमने तो आपको बता दिया कि एक मीटिंग तो हमने कर ली। हमारी पूरी मीटिंग है, पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे और सबको कह दिया है कि एक एक चीज को देख लीजिए। दिलचस्प बात यह है कि आज ही नीतीश कुमार मोतिहारी में अपनी सामाजिक सुधार यात्रा निकालने वाले हैं, जहां वो लोगों को बताएंगे कि उनके शराबबंदी के फैसले से लोगों को कितना फायदा हुआ है। बहरहाल मुख्यमंत्री की आदेश की तामीली करने उनकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। चलता फिरता मैखाना पहले ही लुट चुका था, लेकिन पुलिस को कानून का राज स्थापित करना था। मौके पर ही एक आदमी मिला जो उसी पर स्थापित कर दिया। बिहार के विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। वहीं तस्करी के जरिए भी जहरीली शराब का धंधा भी फल फूल रहा है और आए दिन अलग अलग जिलों से जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत की खबरें आती हैं। गोपालगंज की तस्वीरें इन तमाम आरोपों को पुख्ता कर रही है। सुनील कुमार तिवारी, गोपालगंज, आज तक। चलिए अब आपको ले चलते हैं इंदौर, क्योंकि यहां पर जीएसटी को लेकर कपड़ा कारोबारियों ने एक अनोखा तरीके का प्रदर्शन किया। कपड़े पर जीएसटी 5% से 12% करने के खिलाफ इंदौर के कपड़ा कारोबारियों ने शोरूम की बत्तियां बुझाकर 20 मिनट तक नारेबाजी की। इस दौरान साईं के भजन की तर्ज पर पीएम मोदी से गुहार भी लगाई। यूं तो शाम ढलते ही कपड़े के शोरूम रोशनी की चकाचौंध से भरे होते हैं, लेकिन इंदौर में कल अलग ही नजारा था। शाम के 7 बजते ही गारमेंट शोरूम की बत्तियां बुझ गईं और कपड़ा कारोबारी सड़कों पर नारेबाजी करने उतर गए। इंदौर के कारोबारी कपड़े पर जीएसटी 5% से 12% करने का विरोध कर रहे हैं। साईं बाबा के भजन की तर्ज पर पीएम मोदी से जीएसटी मुक्ति की फरियाद भी हो रही है। दिल्ली वाले मोदी जी सुन लो, आया है दर पे कपड़ा व्यापारी, पूरे भारत से आवाज आई, मर जाएंगे सब छोटे व्यापारी, जीएसटी से मुक्त कराओ, कहते हैं तुमसे 12% जो जीएसटी बढ़ेगी तो महंगाई चरम पे होगी। रोटी कपड़ा मकान से
कपड़ा गायब हो जाएगा। हिंदुस्तान का 135 करोड़ जनता पे इसका इफेक्ट आने वाला है। हम 25 करोड़ लोग हैं व्यापारी, हमसे जुड़े लोग 25 करोड़ होंगे, लेकिन 135 करोड़ लोगों पे ये भार आएगा। इसलिए 25 करोड़ की आवाज है, इस काले कानून को वापस लेना होगा। इंदौर में ये अनोखा प्रदर्शन शाम 7 बजे से 20 मिनट तक चला। 16 दिसंबर को इंदौर के कारोबारियों ने थाली बजाकर बढ़ी हुई जीएसटी के खिलाफ अपना विरोध जताया था। फिर 2 दिन बाद 18 दिसंबर को कपड़ा कारोबारियों ने शोरूम में लगे पुतलों को काले कपड़े पहनाकर सांकेतिक विरोध किया। और अब जीएसटी के खिलाफ 20 मिनट का ब्लैकआउट। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक। और अब मध्य प्रदेश के भिंड की बात कर लेते हैं। यहां से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। भिंड में रेंजर ने अवैध लकड़ी से लदी ट्रैक्टर पकड़ी तो आरा मिल के मालिक ने रेंजर पर रिश्वत के आरोपों की बौछार कर दी। टीवी कैमरे के सामने आरा मालिक ने रेंजर पर 10,000 रुपए लेने के बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने का आरोप लगाया। भिंड की सड़क पर करीब 1 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। लालू बुलाओ, योगी तो बुलाओ, बुलाओ, 10,000 दिया हमसे, 10,000 दिया हमसे, 10,000। आप बुलाओ, नहीं 10,000 की लाइन में भैया को खा जाओ, भैया को खा जाओ, आज तू बच्चे किसे खा जा, जबरदस्त ड्रामा। एक तरफ महिला रेंजर और दूसरी तरफ आरा मिल मालिक। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के भिंड के मंगतपुरा इलाके की है। सोमवार रात वन विभाग की रेंजर सपना बिसरिया ने बबूल की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी। इसके बाद आरा मिल संचालक ने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। रेंजर पर सरेआम रिश्वत लेने का आरोप लगाया। कहा पैसे भी लिए और गाड़ी भी पकड़ ली। पैसा ला के प्रदीप ओझा इनने हमसे 10,000 की लाई, ज्योति के माध्यम से और दुर्गा के माध्यम से। क्या प्रूफ है आपके पास? हमारे पास जी है। इनने काले ट्रॉली पकड़ी, रात इन्हें छोड़ गई, फिर इन्हें प्योर नहीं काटी भाई। क्या आप पे रिकॉर्डिंग है या रिकॉर्डिंग? दुर्गा से कहेंगे, दुर्गा से बताइए, पूछो, बुला लो, बुला स्टाफ को बनेगा तुम। नहीं तो आज क्या नाम है मैडम? मैडम कहने पे क्या नाम है मैडम? और दुर्गेश का नंबर है, दुर्गेश इनको हमने माइक को पैसा दे। करीब घंटे भर ये बहसबाजी चलती रही। टीवी कैमरे के आगे इस तरह के आरोपों से रेंजर भी सख्ती में आ गई। वो बार बार सफाई देती रही कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं खाई है। गाड़ी पकड़ी गई, कोई कागज नहीं है, तो केस बना रहे हैं हम। तो ये बोल रहे थे पहले के पैसे ले लो, हम गाड़ी छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, केस तो बनेगा, इसलिए वो तमाशा कर रहे हैं ताकि इनका केस नहीं बने। अभी आरोप भी लगाए 10,000 रुपए लेने का और 500 रुपए की। अगर देखिए, अगर ये बात सच होती तो मैं केस क्यों बनाती, गाड़ी क्यों रोकती? हंगामे के दौरान प्रदीप ओझा के साथ मौजूद एक शख्स ने जेब से पैसों की गड्डी निकालकर दावा किया कि रेंजर ने ही ये गाड़ी छोड़ने के बदले ये पैसे मंगवाए थे। आप लोगों ने देखी ना किस तरह बदला करें, क्योंकि इनके केस बन रहा है। तो आपको धमकी भी दे रहे थे? क्या धमकी दे रहे थे? कार्रवाई करवा रही हैं लोगों के खिलाफ? बिल्कुल करूंगी मैं कार्रवाई जी। क्या पद रखती हैं? गाड़ी पकड़ी जाती है, केस बनाऊंगी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही है ना। और ड्यूटी करने वाले को आप इस तरह से धमकाएंगे? करीब घंटे भर के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरा मिल संचालक समेत बबूल की लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने ले गई। हेमंत शर्मा, भिंड, आज तक। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सरहद की सुरक्षा में तैनात हो गया है। इसकी तैनाती भारत के पंजाब सेक्टर में हुई। भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जिनकी लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। रूस में बना S-400 भारत की रक्षक की भूमिका में आ चुका है। दुश्मन की मिसाइल हो या विमान, पल भर में हर चुनौती को चूर चूर करने की काबिलियत रखने वाले एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती
बेहद रणनीतिक जगह पर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक S-400 की तैनाती पंजाब सेक्टर में ऐसी जगह पर हो रही है जहां से चीन हो या पाकिस्तान, दोनों के एयर स्पेस से आने वाले खतरे से निपटा जा सके। रूस से भारत को S-400 की 5 मिसाइल सिस्टम यानी कि रेजिमेंट मिलेंगी, जिन्हें देश के अलग अलग सरहद पर तैनात किया जाएगा, खासतौर से चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर। और ऐसे में भारत की सरहद दुश्मन के किसी भी हवाई हमले से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। खास बात यह है कि S-400 मिसाइल सिस्टम 40 किलोमीटर तक दुश्मन आसमान में दुश्मन के किसी भी हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, ड्रोन या किसी भी ऐसे घातक हथियार को आसानी से गिरा सकता है। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के किसी भी हमले को नाकामयाब करता है। भारत लंबे समय से रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने में लगा हुआ था और अब भारत को ये मिसाइल सिस्टम मिलना शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक S-400 के पार्ट्स हवाई और समुद्री दोनों रास्तों से आए। इसके पहले स्क्वाड्रन की डिलीवरी इसी साल के अंत तक होनी है। S-400 को पश्चिमी फ्रंट पर तैनात करने के बाद पूर्वी फ्रंट पर भी तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जितना एयर स्पेस है उसको हम लोग पूरा कवर कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तान समझ रहा है कि वो पीछे अफगानिस्तान को भी पकड़ के अपने एरोप्लेन्स और एवैक सिस्टम को उस तरफ करे तो 600 किलोमीटर रेंज से भारत वहां तक भी पहुंच सकता है। और रही बात चीन की, चीन के पास भी S-400 वाला मिसाइल सिस्टम जरूर है, लेकिन क्योंकि चीन वहां पर MTCR का सिग्नेटरी नहीं है, उस हिसाब से क्योंकि 4 तरीके के मिसाइल्स इसमें है, 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के 4 रेंज वाले मिसाइल आते हैं S-400 में। और चीन के पास रशिया बस 250 किलोमीटर तक का मैक्सिमम रेंज वाला दे सकता है। S-400 इतना शक्तिशाली है कि चंद सेकंड्स के भीतर ये चीन और पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर सकता है। S-400 की क्षमता को ऐसे समझिए कि अगर इसे राजस्थान बॉर्डर पर तैनात करते हैं तो इसकी मिसाइल करीब 1.5 मिनट में कराची एयरबेस से उड़ने वाले फाइटर प्लेन को उड़ा सकती है। अगर LAC पर चीन भारत पर हमला करने की सोचता है तो लेह बॉर्डर से S-400 की मिसाइलें चीन के काशगर एयरबेस को ध्वस्त कर सकती हैं। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।